बहुत बहुत स्वागत है सारे एमएनएस एस्पिरेंट्स को। और मुझे लगता है कि फटाफट आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा और 28 जुलाई की वो डेट अब आपके सामने है। मुझे लगता है कि ये समय है करो या मरो वाली। मुझे लगता है बीइंग अ गर्ल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। बीइंग अ गर्ल आपको समाज को जवाब ज्यादा देना है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है बेटा। तो एक मौका मिल रहा है अपनी सफलता और अपने परफॉर्मेंस से ये प्रूव करके दिखाने का कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है इस समाज में। और वो एक माध्यम है एमएनएस जैसे एग्जाम को लेकर। मैं आप सबको बड़ा प्राउडली ऐड करना चाहता हूं कि हम आपके लिए लगातार मॉडल्स पेपर लेकर आ रहे हैं। आई नो बहुत प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ाई कर ली, बट अब आपको एक सटीक मॉडल पेपर का मिलना बहुत जरूरी है। और वो सटीक मॉडल पेपर मिलेगा आपको मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं चाहता हूं देश की जितनी भी बच्चियां हैं उनको ये मॉडल पेपर मिलने चाहिए, और इस मॉडल पेपर से मेहनत करके, इससे प्रैक्टिस करके वो अंडरस्टैंड करें कि आखिर उनके परफॉर्मेंस का लेवल क्या। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं बेटा कि 28 जुलाई की जंग तो आप लड़ने ही जा रहे हैं, बट मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस का ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ओपन हो चुका है, एक उद्देश्य से कि अगले एग्जाम के लिए हम आपको अभी से तैयार करेंगे। तो बिल्कुल जिन बच्चियों में 10+2 के बाद एक जज्बा जगा है तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो सबका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस 1 जुलाई से अपने क्लासरूम प्रोग्राम को स्टार्ट कर चुका है। तो तेजी के साथ हमारे साथ एसोसिएट हुई है। और जो बच्चे लगता है कि सर हम नहीं आ सकते, बिल्कुल एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए और एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को अप टू द मार्क बनाइए। एमएनएस के लिए जिस तरह के लेवल और परफॉर्मेंस की आपको आवश्यकता है, और साथ ही साथ एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से बेहतरीन बुक्स एमएनएस के लिए जो अप टू द मार्क मैटर है इस पूरे इंडिया के अंतर्गत, जो ऑर्गेनाइज आपको मैटर प्रोवाइड करेगा, आपके जीके का, आपके जनरल साइंस का, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट एंड दिस इज द टाइम वी आर हियर गिविंग द बेस्ट। तो बिल्कुल लग जाइए जबरदस्त तरीके से। ढेर सारे मॉडल पेपर हम आपके सामने लाएंगे, इनको प्रैक्टिस करिए, लास्ट टाइम कॉन्फिडेंट होइए, क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की और बच्चियों ने हर बार रिकॉर्ड तोड़ा है। मैंने अभी लास्ट ईयर कट ऑफ को लेकर डिफाइन किया कि हर साल मैं एक अलग तरह की ग्रोथ देखता आ रहा हूं, और मुझे लगता है यह काम इस देश की लड़कियां ही कर सकती हैं। जहां आज डिफेंस के हर एग्जाम में 35 to 40% पे कट ऑफ जनरेट हो जा रहे हैं, 50% पे कट ऑफ जनरेट हो जाते हैं, वहां गर्ल्स एंट्री ने प्रूव कर दिया है कि 80% से नीचे सोचना ठीक नहीं है एमएनएस एंट्री के लिए, और उसी लेवल की मेहनत और फोकस की जरूरत है। तो बिल्कुल आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है। मेजर कलसी के कैंपस में ऑफलाइन प्रोग्राम हम स्टार्ट कर चुके हैं, और साथ ही साथ तेजी के साथ इन मॉडल पेपर को देखने का, सॉल्व करने का और खुद को जज करने का। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट इन मॉडल पेपर्स को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। फिर से हम लोग मौजूद हैं आप लोगों के सामने आपके कंपटीशन का मॉडल पेपर लेकर। आज जिस मॉडल पेपर को लेकर हम आए हैं यह है एमएनएस का मॉडल पेपर। सबसे पहले तो एमएनएस की बच्चियों को ऑल द बेस्ट। एग्जाम आपका आने वाला है, भगवान करे आप सभी लोग इस बार वर्दी में दिखाई दें। अब एमएनएस के पेपर में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप बच्चे लोग जानते हैं। एमएनएस हालांकि एक सीक्रेट एग्जाम है, इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, पेपर बाहर आता नहीं है, तो ये पता नहीं लग पाता बहुत क्लियरली कि एक्चुअली एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ पुराने बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए सामने मौजूद है। बच्चों याद रखो, एमएनएस के एग्जाम में वोक्यूबुलरी की इंपॉर्टेंस ग्रामर से ज्यादा होती है, लिहाजा इस मॉडल पेपर में भी आपको वर्ड पावर के सवाल सबसे ज्यादा मिलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले 10 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के। देखते हैं पहला सवाल, टू पुट 2 and 2 टुगेदर, 2 और 2 को एक साथ रखना। पहला विकल्प है टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, दिए गए विकल्पों, दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष लेना। टू पुट ऑफ, टाल देना। टू पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस, एक झूठा दिखावा करना। टू बियर द बर्न्ट ऑफ, मतलब चोट झेलना। यहां इसका ऑप्शन सही है ए फॉर एप्पल, मतलब दिए गए तथ्यों में से जोड़ जाड़ के निष्कर्ष निकालना का मतलब है टू पुट 2 and 2 टुगेदर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा है, ध्यान दें। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब उस तथ्य को महसूस करना, देखना जो एक्चुअली दिख ना रहा हो। टू सस्पेक्ट नहीं है, टू रीड केयरफुली नहीं है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड यही सही जवाब है। यहां वर्ड की जगह कोई भी चीज हो सकती है, लिहाजा दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपके पास हुआ C फॉर कैलकाटा। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है
टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम झेलना। आपने कोई गलती कर दी तो कह दिया जाएगा यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ रेडी टू बियर द म्यूजिक, टू सफर एविल कॉन्सिक्वेंसेस। यही सही जवाब है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे क्वेश्चन का हुआ ए फॉर एप्पल। चौथा सवाल, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इसका हिंदी में मतलब है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो टू बी इविल टेम्पर्ड, बुरे मस्तिष्क का होना, ये नहीं होगा। अ डीप सी ड्राइवर, ये भी नहीं होगा, गहरे समुद्र का गोताखोर। इन अ डिलेमा, यही सही जवाब है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहां मरें क्या करें। अगला है अ मैन हु इज ड्रॉनिंग, एक डूबता हुआ व्यक्ति, ये बिल्कुल नहीं होगा। सही जवाब हुआ C4 कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग का मतलब होता है काठी रखना, सवारी गांठना एक मरे हुए घोड़े पर। तो ये होगा टू ट्राई टू टेक फ्रॉम एन अनेबल वर्क, पांचवें का D4 डेली होगा। टू ट्राई टू टेक वर्क फ्रॉम एन अनेबल पर्सन, एक अयोग्य व्यक्ति से काम की आशा रखना, उससे काम करवाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू बेट द हुक टू शूट द फिश। टू बेट द हुक टू शूट द फिश, भाई मछली पकड़ने के लिए हुक तो तैयार करना पड़ता है, मतलब कोई काम करने से पहले तैयारी शुरू करना। छठे का ए फॉर एप्पल, टू प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग। देखो MNS के जो बच्चे हैं वो इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि अगर एग्जाम से संबंधित कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपके पास है तो आप उसे चैट बॉक्स में हमारे चैनल पर भेज दीजिए, हम आपको उसका अति निश्चित जवाब देंगे। टू मीट वंस वाटरलू, वाटरलू एक टापू का नाम था जहां गिरफ्तार करके रखा गया था नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक सेना नायक थे जिन्होंने अंग्रेजों पर अटैक किया था और जिंदगी में एक ही लड़ाई वो हारे, वाटरलू। तो टू मीट वंस वाटरलू, टू डाई फाइटिंग नहीं होगा। मीट विद ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती करवाना नहीं होगा। टू मीट वंस फाइनल डिफीट, सातवें का D4 डेली, फाइनल डिफीट मिलने को कहा जाता है टू मीट वंस वाटरलू। सिटिंग ऑन द फेंस, अब सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है दुधारी तलवार पर होना, दोनों तरफ लटके हुए होना, पता नहीं कहां क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल हो सकता है, अनबैलेंस्ड हो सकता है। कोवार्ड कायर नहीं होगा। बिटवीन टू ओपिनियन सही जवाब है। आठवें का D4 डेली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ कहा जाता है एक ऐसी सिचुएशन को जहां रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, इस कहावत का हिंदी में मतलब है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, बिना किसी सेविंग के अपना जीवन बिताना। तो बिना किसी सेविंग के जीवन जिताना, 9वें का C4 कैलकाटा। सर्वाइव विदाउट सेविंग। 10वां सवाल देखिए, टू बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगलियों को जला लेना। तो टू गेट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट नहीं होगा। पे अ हैवी प्राइस, यही इसका मतलब होता है। सफर अ मेडलिंग इन समथिंग, ये भी हो सकता है, लेकिन B4 बॉम्बे इसका सही जवाब है। तो टू पे अ हैवी प्राइस। तो अब हम आ चुके हैं पर्यायवाचियों के सवालों पर। पर्यायवाचियों के पहले सवाल के रूप में क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है फोरबिडन, जिसका की मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध लगाने के हिसाब से सही विकल्प यहां होगा D4 डेली, डिबार। अगला सवाल आपके पास है लैस्शिवियस। ये जो है लैस्शिवियस, इसका मतलब होता है विलासिता, बहुत ज्यादा सुविधाओं में रहने का आदि। उसके हिसाब से सही विकल्प हो जाएगा लस्ट, विलासिता। डिसेंट मतलब होता है पढ़ा लिखा सभ्य टाइप। क्लीन मतलब होता है साफ। होलसम मतलब पोषक। 13वां शब्द है डेली डेलिबरेट। डेलिबरेट जिसका की मतलब होता है जानबूझकर, जैसे इरादतन हत्या के लिए लगता है डेलिबरेटेड मर्डर। तो डेलिबरेट मतलब जानबूझकर। दिए गए विकल्पों में से कोई सा भी इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि डेलिबरेट का सही जवाब होना चाहिए इंटेंशनल। अब इंटेंशनल तो है नहीं, उसके निकटतम क्या है, इंटेंशन। तो हम जवाब अपना मान लेंगे C4 कैलकाटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं आगे, और आगे है आपको क्वेश्चन नंबर
14। ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है बेहद ज्यादा उत्तेजित। ओवर स्ट्रंग का मतलब बेहद ज्यादा एक्साइटेड, तो उसके हिसाब से सही विकल्प होगा एंग्जियस। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, काम मतलब शांत, कंसीडर मतलब मानना। आइए अगले शब्द पर। अगला शब्द है हमारे पास, अगला शब्द है फ्लममॉक्स्ड। फ्लममॉक्स्ड का पर्यायवाची आपको बताना है। तो फ्लममॉक्स्ड मतलब होता है बुरे तरीके से व्यथित, परेशान, जब व्यक्ति को यह समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, मतलब बुरे तरीके से कंफ्यूज्ड। तो सही जवाब बच्चों क्या होगा? बैफल होगा जी। बैफल मतलब होता है कंफ्यूज्ड। एडवांस मतलब होता है आगे चलने वाला, एक्सप्लेन व्याख्या करना, एडल मतलब होता है थोड़ा पागल। तो ये सब नहीं होंगे। आते हैं आगे एंटोनिम के सवालों पर। पहला शब्द है डेसीफर। डेसीफर। अब डेसीफर का मतलब होता है एकदम, डेसीफर का मतलब एकदम क्लियर एक्सप्लिसिट करना, मतलब उसको पेश कर देना। एनक्रिप्ट, ये शब्द आप लोगों ने व्हाट्सएप की चैटिंग में पढ़ा होगा। व्हाट्सएप पर जब कुछ मैसेज डिलीट कर दिए जाते हैं, मान लो किसी व्यक्ति के सारे मैसेज आपने डिलीट कर दिए, तब वहां लिखा आता है ऑल द मैसेजेस एंड वॉइस कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप रीड नहीं करता ना हमारे मैसेज को या हमारे कॉल्स को सुनता नहीं है। तो एनक्रिप्ट का मतलब होता है पहेली में चेंज कर देना, कोड कर देना। डेसीफर मतलब क्लियर बताना। डेसीफर का पर्यायवाची होगा डिकोड, इंटरप्ट, इंटरपेरेट। इंटरप्ट नहीं है, इंटरपेरेट है, ये भी उसका पर्यायवाची होगा। ग्रेस्प मतलब समझना। एनक्रिप्ट मतलब पहेली में चेंज कर देना। 17वां सवाल है इम्प्रोम्पटिव। इम्प्रोम्पटिव का मतलब होता है तत्काल, बिना किसी प्रिपरेशन के। तो प्रिपरेशन वाला कौन सा है? प्लैंड, वही सही जवाब होगा। 18वां सवाल देखिए इंडिग्नेंट। अब ये जो शब्द है 18वां क्वेश्चन इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट जिसका की मतलब होता है थोड़ा क्रोध में, चिढ़ा हुआ, गुस्सैल। अपोजिट क्या होगा? डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब खुश। अगला है आर्डुअस। आर्डुअस मतलब होता है दुसाध्य, जो बड़ी मेहनत से मिलता हो। तो डिफिकल्ट और हार्ड तो पर्यायवाची हो जाएंगे। सिंपल और चीप बचे। सिंपल और चीप हमारे आंसर होंगे, लेकिन चीप माने घटिया हो जाएगा, तो हमको सही आंसर लेना पड़ेगा सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 20 एंटोनिम का अंतिम सवाल। एंटोनिम का अगला अंतिम सवाल है इवेसिव। यह है क्वेश्चन नंबर 20। और इवेसिव जिसका की मतलब होता है थोड़ा छिपा हुआ टाइप। अपोजिट होगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर कर देना। स्पेलिंग एरर के शब्द देखिए। पहला है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, एनिहिलेट। सही स्पेलिंग क्या होगी? डी फॉर दिल्ली वाली सही स्पेलिंग होगी। ANNI होता है HILATE। एनिहिलेट मतलब बर्बाद कर देना। अगला है सवाल हमारे पास 22वां सवाल है हमारे पास कॉनोज्यूर। और कॉनोज्यूर का मतलब होता है बच्चों कला का पारखी। किसी कला का जो विशेषज्ञ होता है, उस कला का पारखी, उसको हम कहते हैं कोइनोज्यूर। सही स्पेलिंग है B फॉर बॉम्बे, कोइनोज्यूर। फिर है 23वां सवाल डिसाइडफुल। ये डिसाइडफुल बना है डेसिड से। डेसिड का मतलब होता है एक टाइप से धोखा देना। डिसाइडफुल मतलब होगा छल से भरा हुआ। और डेसिडफुल के लिए पर्यायवाची मतलब सही स्पेलिंग कौन सी होगी? A फॉर एप्पल। 24वां सवाल देखिए। 24वां सवाल है लैकेडेशियल। लैकेडेशियल का मतलब होता है भावुक, देवदास टाइप इंसान, एकदम भावुक, इमोशनल इंसान। तो लैकेडेशियल की 4 स्पेलिंग बोर्ड पर लिखी है। सही होगी C फॉर कैलकाटा वाली, लैकेडेशिकल। फिर है 25वां सवाल। 25वें सवाल में जो शब्द आपको दिया गया है वो है रैक्लिसेट्रेंट। रैक्लिसेट्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी आज्ञा मानने में रुचि ना रखता हो, जो किसी की भी आज्ञा बिल्कुल ना माने, रैक्लिसेट्रेंट। तो वो होगा D फॉर दिल्ली। D फॉर दिल्ली होगा रिकैल्सिट्रेंट। 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आते हैं। फिर से विकल्प का मतलब स्पेलिंग एरर का सवाल है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जिसका की मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, कि संक्षेप में किसी चीज को क्या लिखा जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर को PM,
तो एब्रीविएशन के लिए सही विकल्प चारों में से होगा बी फॉर बॉम्बे, ABBRE एब्रीविएशन। अगला शब्द 27वां आपके पास है कैप्रिशियस, जिसका की मतलब होता है सन की, और इस सन की के लिए कैप्रिशियस A फॉर एप्पल, 27वें का A फॉर एप्पल। 28वां है एग्नोस्टिक, एक ऐसा व्यक्ति जो अज्ञेय हो, ईश्वर की आस्था में उसका विश्वास है कि नहीं है, वो इसका ख्याल नहीं रखता, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। 29वां सवाल है बुगाइल, बुगाइल का मतलब होता है विद्रोही, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो धोखा दे दे, जो क्रांति कर दे, तो बिगुल से आप इसे याद रखिए, और सही भी है BEGUILE, 29वें का B फॉर बॉम्बे। स्पेलिंग एरर का अंतिम सवाल पुनर्जागरण, रेनिसेंस, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, उसकी सही स्पेलिंग है D फॉर दिल्ली, रेनिसेंस पुनर्जागरण। 31वें सवाल से हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके एक से ज्यादा मीनिंग है, आपको एम्बिगुअस से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एम्बिगुअस शब्द को कहते हैं, सेंटेंस को कहेंगे एम्बिवैलेंट। 31 का A फॉर एप्पल, एक ऐसा व्यक्ति जो डाउट करता है भगवान की अस्तित्व पर, अज्ञेयवादी, स्पेलिंग एरर में भी आया था। 32 का D फॉर दिल्ली, एग्नोस्टिक। 33वां, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि महारानी एलिजाबेथ थी, स्वामी विवेकानंद थे, उनको कहते हैं B फॉर बॉम्बे, एम्बीडेक्स्ट्रस। ध्यान दीजिए, AMBI से जो शब्द शुरू होते हैं वो हमेशा डबल का सेंस देते हैं, जैसे एम्बिवैलेंस, एम्बिवैलेंट, एम्बिगुअस, एम्बीडेक्स्ट्रस वगैरह वगैरह। एक ऐसा व्यक्ति जो पेन करता है, खुद को हर्टिंग हमसेल्फ, खुद को दर्द देने में वो अपना आराम महसूस करता है, उसको मजा आता है, खास करके सेक्सुअल एक्टिविटीज में जो खुद को दर्द देने में मजा लेता है, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट। एनार्चिस्ट तो अराजकतावादी हो गया, स्टोइक साधु सन्यासियों को कहते हैं, इंडिफरेंस उदासीन को कहते हैं, मैसोचिस्ट जो खुद को दर्द देने में आनंद महसूस करता हो। 35वां सवाल है पब्लिकली क्रिटिसाइज, सार्वजनिक रूप से किसी को आलोचना करना या राइटिंग आर्टिकल अबाउट किसी की छवि को धूमिल कर देना, उसे कहते हैं B फॉर बॉम्बे, लैम्पून। सेंज्यूर पहले आ चुका है, लैम्पून मतलब मूर्ति भंजक टाइप का, डिसअप्रूवल आसान शब्द है, और डिनंसिएशन का मतलब होता है भर्त्सना करने वाला। 36वां, एक ऐसा व्यक्ति जो हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, जो अपने ज्ञान को प्रस्तुत करता रहता है, वो ये दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, उसको क्या कहते हैं? C फॉर कैलकाटा, पेडेंटिक, ज्ञान का दिखावा करने वाला। 37, एक ऐसा व्यक्ति जो डिमांड करता है कंप्लीट ओबीडियंस, जो पूरी आज्ञा का पालन करता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। अब क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन का आपको वन वर्ड चाहिए, तो ये तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहां कहा जाता है मैट्रीनेट, एक ऐसे व्यक्ति को जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हो। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, एक ऐसी जगह जहां सरकारी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ओबियसली आर्चीव्स। अब आइए तो मधुमक्खीशाला, म्यूजियम होता है, ऑडिटोरियम रंगशाला, जहां स्टेज होती है, मंच होती है, मूवी चलती है वगैरह वगैरह। कॉमन एरर के सवाल, ग्रामर के सवाल। द मार्केट हैड बीन क्लोज्ड बिफोर आई हैड रीच्ड। 2 सवाल हैं, दोनों ही पास्ट परफेक्ट में दे दिए हैं, वही गलत है। मेरे पहुंचने से पहले बाजार बंद हो चुका था, तो पहले क्या काम हुआ? बाजार बंद हुआ। वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। और मैं किस में पहुंचूंगा? आई हैड रीच्ड, तो मैं पहुंचूंगा पास्ट इंडेफिनिट में। हैड गलत है, 39वें के C4 चंडीगढ़ में। वी हैड द बॉयज लर्न्स, 40 का B फॉर बॉम्बे। बॉयज के बाद लर्न में S नहीं लगेगा और टू लगेगा। वी हैड द बॉयज टू लर्न देयर लेसन। नोबडी कैन बिलीव दैट जयललिता हैड मोर देन 8000 पेयर्स ऑफ शूज। कोई भरोसा नहीं करेगा, जयललिता तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हीरोइन भी रही थी, उनके पास 8000 जोड़ी जूते थे। मोस्ट ऑफ देम वर नेवर यूज्ड, और उनमें से अधिकांश कभी इस्तेमाल हुए ही नहीं।
मोस्ट के पहले एंड लगा दो, पेयर ऑफ शूज एंड मोस्ट ऑफ देम वर नेवर यूज्ड। 42, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर नहीं होगा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स होगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल हैं। द डैश रेलवे स्टेशन वॉज अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हाउस, नियरर, नेक्स्ट, नियरर, नियरेस्ट। नियरेस्ट लगेगा सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से, निकटतम रेलवे स्टेशन लगभग 10 किलोमीटर दूर था, तो नियरेस्ट यहां लगाया जाएगा। इसके बाद 44वां क्वेश्चन, जूली हैज डैश हेल्प्ड हिम विद मनी, तो जूली हैज ऑफन, लिटिल, मच, हार्ड, अक्सर के लिए लगेगा ऑफन, जूली हैज ऑफन हेल्प्ड। उसके बाद सम स्टूडेंट्स रिमेन एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट के बाद हमेशा फ्रॉम लगता है, एब्सेंट के बाद हमेशा फ्रॉम लगता है। 46वां, इट वॉज ब्यूटीफुल्ली रिटन बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एक ही ऑब्जेक्टिव केस है 46वें का, BC4 कैलकाटा, हर। वॉइस चेंज करनी है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती मत कीजिए। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, पहला ही विकल्प सही है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी जोड़कर हम सेंटेंस बनाते हैं। 48वें में वॉइस चेंज करनी होगी। 48वां सवाल है, रोहित हैड रिटन एन एसे ऑन पॉल्यूशन, रोहित ने पॉल्यूशन पर एक एसे लिखा था, लिहाजा विकल्प सारे एक बार देखने पड़ेंगे और सारे विकल्प देखने के लिए और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब ठीक है, रोहित हैड रिटन एन एसे ऑन पॉल्यूशन, एन एसे ऑन पॉल्यूशन वॉज तो होगा नहीं, हैड की जगह हैड बीन होगा, तो एन एसे ऑन पॉल्यूशन हैड बीन रिटन बाय रोहित, 48 का B4 बॉम्बे होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट बनाना है 49वां सेंटेंस, डू योर ड्यूटी द फादर टोल्ड द सन, अपनी ड्यूटी पूरी करो फादर ने लड़के को बताया, इनडायरेक्ट बनाना है। तो द फादर ऑर्डर्ड टू हिज सन टू डू हिज ड्यूटी, ऑर्डर के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है। द फादर ऑर्डर्ड दैट हिज सन शुड बी डूइंग हिज ड्यूटी, ग्रामेटिकली गलत है। फादर एडवाइस हिज सन टू हिज ड्यूटी, ये भी सही है। उसके बाद D फॉर दिल्ली क्या है, थोड़ा और छोटा करें तो फादर टोल्ड टू हिज सन टू डू हिज ड्यूटी, ऑर्डर्ड टू हिज और टोल्ड टू हिज एक जैसे हैं, टोल्ड हिज सन होता तो सही होता, एडवाइज्ड हिज सन टू डू हिज ड्यूटी, 49 का C4 कैलकाटा। अंतिम सवाल 50वां सवाल, ही सैड सीता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, उसने सीता से पूछा अगली ट्रेन कब है। ही सेड टू सीता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, गलत जवाब। ही आस्क्ड सीता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, सही हो सकता है। ही आस्क्ड सीता अबाउट द नेक्स्ट ट्रेन, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ही आस्क्ड, इसमें तो सीता ही नहीं है, B4 बॉम्बे। 50वें का B4 बॉम्बे। इंग्लिश के 50 सवाल कंप्लीट हुए, लेकिन वीडियो में भी बने रहिएगा क्योंकि आपके पूरे 150 क्वेश्चन की ये वीडियो कंप्लीट होने जा रही है। जनरल साइंस के सवाल होंगे, जीके के सवाल होंगे, इंग्लिश के ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोग मिलेंगे अगले मॉडल पेपर में, फिर से पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। Jai Hind, my dear students. This is Jayan Singh, faculty of GS Major Culture classes. As you know that today we will discuss model paper collection of some important question which may come in your examination. See that question number 1. Famous book Das Kapital created by option B Karl Marx. Question number 2. Who first adopted family planning program? Option C India. Next, where is the headquarters of International Crime Police Organization or Interpol situated? Its correct answer is option B Lyons. Come to the next. The most spoken language in the world is option C Chinese. Which is the largest cattle fair in the world? Correct answer is option C Sonpur. Come to the next year. Which calendar is accepted all over the world? Option B is correct answer Gregorian calendar. Where is National Dairy Research Institute located? Option A Karnal. Come to the next. Which of the following pair is not matched? See here that Kasturi Ranjan
economic reform. This is the wrong, this is the mismatch. Come to the next. The oil exporting countries have made a commercial organization which is known as option B, OPEC. Come to the next. Which is the famous festival of Assam? Option B, Bihu. Come to the next. Who was the first female prime minister in the world? Option B, Yes Bhandar Naike of Sri Lanka. Come to the next. What is the name of Bangladesh parliament? Option A, Jatiya Sansad. And see next. Who is known as Bharat Kokila? Sarojini Naidu. Option C is correct answer. Which is not matched? See, Begum Akhtar. Begum Akhtar. Bharatnatyam. This is not matched. Come to the next year. Whose book is India Wins Freedom? See, Maulana Abul Kalam Azad. It means B is the correct answer. Whose work is India Divided? Dr. Rajendra Prasad. Option D. Come to the next. Whose work is Lajja? Lajja is written by option D here, Taslima Nasreen. And next, see, Kathak is the dance of which state or where? You see, option A, in North India. Come to the next. Kuchipudi is the dance of which state? Option C, Andhra Pradesh. Come to the next. Which is the highest civilian award? Your correct answer is Bharat Ratna. Option C. Arjun Award is given in which field? You see, sport. Option A is correct answer. Oscar Prize is related to option B, film. Come to the next. Which was the first Indian to get Nobel Prize? Who was the first? You see that Rabindranath Tagore. Come to the next. Which is not matched? See, option D, Republic Day. 15 August. Republic Day is celebrated on 26 January. Come to the next year. Where is the Leaning Tower of Pisa situated? Italy. It means B is the correct answer. See, who is related to Narmada Bachao Andolan? Medha Patekar. Option B is correct answer. Who is called the light of Asia? Gautam Buddha. Option B. Come to the next year. National Sugar Institute is located at option C, Kanpur. Come to the next. Where was the Bada Imam Bada built by Asaf Ud Daula? Option A, Lucknow is correct answer. Come to the next. Which is the holy text of Parsi religion? Option B, Zinda Avesta. Come to the next year. When was the Bangladesh created? Option B, 1971 AD. Chipko movement was started in Uttarakhand by Sundar Lal Bahura for option D, environment conservation. Come to the next year. Question number 33. Which is not matched? See, in given below, Durand Cup is related to football. Here it is written hockey. So option C is not matched. Come to the next. Which country is called country of canals? Option A, Pakistan. Next. Who was first Indian to receive Man Booker Prize? Option A, Arundhati Roy. Next. First Nobel Prize given which year? In 1901. Option A is correct answer. Mother Teresa Women's University, a state university of the government of which state? Option A, Tamil Nadu. Come to the next. Boston Tea Party is related to freedom struggle of which country? America. Option A is correct. See, who said Delhi Chalo?
Yassi Bose, Subhash Chandra Bose. It means is the correct option. On which date Human Right Day is celebrated? Option A, 10 December. Come to the next. Führer, very important here. Führer was the nickname of Hitler. Option A. Come to the next here. What is the tenure of Rajya Sabha? Option A, 6 years. And see next question here. Who is the author of the book One Life is Not Enough? See option A, Natwar Singh. Come to the next here. Which state has the highest population density? Option A, Bihar. Next, which river crosses the Tropic of Capricorn twice? Most important here. That option A is correct answer. Limpopo. See the next question. What is the full form of PIN? Postal index number. It means A is correct answer. See next here. The coldest planet in the solar system is Neptune. Option A is correct answer. Satish Dhawan Space Center is located in Sriharikota, where it is located in Simandhra in Pulicat Lake. Come to the next. Arjun Award was first given in which year? In 1961. Option A is correct. Come to the last question here. Who is the author of the book The Inheritance of Laws? Option A is correct. Kiran Desai. So dear all of Jai Hind, my dear. Thanks to you. हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश मौर्य, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ मेजर कैल्सी क्लासेस। आज आपको हम आपके एग्ज़ाम EMNS के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो जो अभी जस्ट इसी मंथ में होगा, तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसी को हम लेकर के आए हैं। चलिए आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके क्या आंसर्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में आते हैं काफ़ी डीप क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको सबको सरफेस लेवल पे हर टॉपिक को जरूर पढ़ना है, हर एक टॉपिक को डीपली आपको बहुत डीप में क्वेश्चंस नहीं राइज होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी इसमें से पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का बेस्ट सोर्स इसमें से क्या होता है। तो विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स होता है दैट इज ए कैरोट होता है। क्या होता है वो? कैरोट होता है। क्यों? क्योंकि कैरोट में आपको क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोट में कैरोटीन प्रेजेंट होता है। और कैरोटीन क्या होता है ये आपको बताना क्या है? प्रिकर्सर होता है। क्या होता है? प्रिकर्सर होता है। किसका प्रिकर्सर होता है? प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। किसका प्रिकर्सर होता है? विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। और इसी कैरोटीन से इसका मतलब क्या है कि रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है, जिसका मतलब क्या होगा? इसी से रेटिनॉल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अगला आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेस, यानी प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी होती है तो क्या वहाँ पे पाया जाएगा, यानी प्रोटीन की कमी होने पर ऐसा कौन सा डिजीज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वहाँ पे तो क्या होगा। तो प्रोटीन की कमी से जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो राइट आंसर होगा यानी क्वासिरकोर, यानी क्या होता है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण, यानी क्वासिरकोर डिजीज पाया जाता है। बाकी और जो डिजीज हैं जैसे आप पढ़ते हैं पेलाग्रा के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या होता है? किसके कारण होता है? विटामिन B3 के कारण होता है। यानी विटामिन जब B3 की डिफिशियंसी होती है तो उससे कौन सा डिजीज होता है? पेलाग्रा डिजीज होता है। तो और विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? नियासिन इज द केमिकल नेम, ठीक है। चाहे नियासिन कह लीजिए या आप इसको निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये आपको वहां पे बताना है। क्लियर हो गया? फिर बात आती है ग्वाइटर। तो ये जो ग्वाइटर डिजीज होती है,
किसकी कमी के कारण होती हैं? आयोडीन, आप पढ़ते होंगे, तो आयोडीन की कमी के कारण होती है। क्योंकि आयोडीन किसके लिए? तो वहां पे आपको पता है आयोडीन के ही कारण क्या बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो अब वहां पे थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में कौन सा डिजीज हो जाता है? ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। क्लियर हो गया? बाकी एनीमिया है, तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? आयरन, आयरन की कमी से, यानी किसके कारण होगा? आयरन की कमी से, यानी डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया, सिंपली आप कहते हैं। बाकी एनीमिया के होने के ढेर सारे अलग अलग रीजंस भी हैं, जेनेटिकल भी हो सकता है, विटामिन के भी कारण हो सकता है, बट यहाँ पे सिंपली आयरन की कमी से सिंपल एनीमिया आपको होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो हु कॉन्ड द टर्म विटामिन, यानी विटामिन टर्म किसने दिया था? तो जब विटामिन टर्म की बात आती है तो सिंपल सा है, आपको पता है कि विटामिन टर्म किसने दिया था? फंक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन टर्म्स यूज किया था। फिर बात आता है कि एजी टेंसले, तो एजी टेंसले ने कौन सा टर्म यूज किया था? इन्होंने इकोसिस्टम टर्म यूज किया था। एजी टेंसले ने कौन सा टर्म यूज किया था? इकोसिस्टम टर्म यूज किया था। और केल्विन ने, आपको पता होगा कि इन्होंने C3 साइकिल को डिस्कवर किया था। यानी C3 साइकिल जो आप फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ते हैं, तो C3 साइकिल केल्विन के थ्रू, ठीक है, और बाकी फंक ने विटामिन टर्म्स का यूज किया, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म्स यूज किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन की वह ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को कहते क्या हैं? तो वह ब्रांच आपकी क्या कहलाएगी? तो हिमेटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाएगी? तो ब्रांच क्या कहलाएगी? हिमेटोलॉजी कहलाएगी। बाकी आपको पता है कि ये जूलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ एनिमल हो गया। स्टडी ऑफ एनिमल क्या हो गया? सिंपल सी है, बचपन से ही आप लोग पढ़ते होंगे एनिमल्स। ओंकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर, जब हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहलाती है? वो ओंकोलॉजी कहलाती है। एंड कैंसर कॉजिंग जीन को, कैंसर कॉजिंग जीन जो होगा दैट इज नोन एज, क्या कहलाएगा? ओंकोजीन कहलाएगा। यानी जो कैंसर को काज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओंकोजीन कहलाएगा। बाकी आपकी आती है फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में क्या होगा कि स्टडी ऑफ वाइटल प्रोसेस, स्टडी ऑफ वाइटल प्रोसेस, यानी जब वाइटल प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मॉस्किटो ईटिंग फिश, मतलब उसका कौन सा ऐसी फिश है, मतलब कौन सी ऐसी फिश है जो मॉस्किटोस को खाती हैं? ठीक है, तो मॉस्किटोस ईटिंग फिश दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? गम्बूसिया फिश होती है जो मॉस्किटोस को क्या करती है? खाती है। क्लियर हो गया? तो गम्बूसिया याद रखिएगा, फिश है जो मॉस्किटोस को खाती है, मीन्स मॉस्किटोस के लार्वा को क्या करती हैं? खा जाती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। द डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब वह डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर होती है, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नॉन कॉन्टाजियस कम्युनिकेबल, इसमें क्या होगा? तो जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टाजियस। लेकिन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन वो ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको कम्युनिकेबल, या उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टाजियस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्टाजियस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि ब्लड ग्रुप्स आर डिस्कवर्ड बाय, यानी ब्लड ग्रुप्स आर डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? तो ब्लड ग्रुप को किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। कौन से ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था? ABO, यानी ABO ब्लड ग्रुप जो था, यानी A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप
किसने डिस्कवर किया था? लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किया था। और आपको जानकारी के रूप में याद रखिएगा, AB ब्लड ग्रुप जो था इसको किसने डिस्कवर किया? AB ब्लड ग्रुप जब आप पढ़ते हैं तो AB ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय डी कास्टिलो एंड स्टुलरी नामक साइंटिस्ट थे तो जिन्होंने AB ब्लड ग्रुप को खोजा था। विलियम हार्वे ने क्या किया था? इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को खोजा था। इन्होंने क्या खोजा था? ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट थे तो जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को खोजा। फिर पाश्चर ने आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने कौन सा टेक्निक दिया? पाश्चराइजेशन टेक्निक दिया था। कौन सा टेक्निक दिया था? पाश्चराइजेशन टेक्निक। पाश्चर ने क्या दिया? पाश्चराइजेशन टेक्निक दिया। और रॉबर्ट कोच आप जब पढ़ते हैं तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? तो इनका एक थियरी आया था, दैट इज कोच पास्चुलेट के नाम से जाना गया था। वो कोच पास्चुलेट किससे रिलेटेड था? बैक्टीरिया से रिलेटेड उनकी थियरी थी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, तो हेल्थ किसके द्वारा अफेक्टेड होगा? तो इन्फेक्शन के द्वारा। यस, इन्फेक्टेड होगा। लाइफ स्टाइल, अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, ठीक है, डिस्टर्ब है, इरेगुलर लाइफ स्टाइल है, तो वहां पे भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है। बाकी जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे तो वहां पे भी ये अफेक्टेड होगा। दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव, जितने भी सब हैं ऊपर के सभी राइट हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? यहाँ पे सामने है। क्या पूछा जा रहा है? एमंग नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस इज द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ। यानी जो नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेज हैं, मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कहेंगे। तो उसमें से नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का ग्रुप दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि उसमें से सबसे ऐसा कौन सा नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है जो मेजर कॉज यानी डेथ के रूप में करता है। तो वहां पे जब आप देखते हैं तो डायबिटीज से पेशेंट जल्दी मरता नहीं है, बट अगर कैंसर है किसी को तो उससे क्या होता है कि वो मेजर कॉज डेथ के रूप में जाना जाता है। अगर कैंसर हुआ तो उसकी डेथ जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब कैंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। 10th क्या कह रहा है? चलिए 10th को देखिए। क्वेश्चन 10th क्या कर रहा है कि द काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड फीवर, यानी जो टाइफाइड फीवर्स होता है उसके काजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मतलब किसके द्वारा टाइफाइड होता है। ठीक है, तो टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी उस बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा आपका क्या होता है? टाइफाइड पाया जाता है। विब्रियो कॉलेरा से वहां पे आपने पढ़ा होगा, तो यानी कॉलेरी से क्या होता है? कॉलरा डिजीज क्या हो जाता है? कॉलरा डिजीज यानी पाया जाता है। ठीक है, ई कोलाई आप वहाँ पे स्पेशली ये क्या होती है हमारे लिए यूजफुल होती हैं। आपने पढ़ा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में इसका मैक्सिमम यूज किया गया है ई कोलाई। और ई कोलाई हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सिम्बियोटिक फार्म में भी प्रेजेंट होता है जो विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, ये यम लेप्री, ये क्या काज करती है? लेप्रोसी डिजीज काज करती है। कौन सी डिजीज काज करती है? लेप्रोसी डिजीज कॉज होती है। किसके द्वारा? यम लेप्री के द्वारा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या किया है? तो ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप AB कैन गिव ब्लड टू, यानी पूछा जा रहा है कि AB ब्लड ग्रुप का एक पर्सन है तो यह
किसको ब्लड दे सकता है, तो AB वाले हमेशा AB वाले को देंगे। बाकी लेने की बात आती है तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, ये सब का ले सकते हैं। लेकिन देने की जब बात आती है तो केवल AB को ही दे पाएंगे और किसी को ये नहीं दे पाएंगे। तो ऑप्शन में क्या करा है कि ग्रुप AB नहीं, ओनली AB। ठीक है, तो ओनली किसको देंगे, AB को देंगे, ABO को नहीं देंगे, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली AB वाले को ही देते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है, वो क्या है तो देखते हैं। द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस इन्फेक्ट विच पार्ट ऑफ द लंग्स, यानी निमोनिया में जब इन्फेक्शन होता है तो निमोनिया डिजीज जब कॉज होती है तो आपको इन्फेक्शन किस में होता है, लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, और निमोनिया कॉज किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे तो जब बैक्टीरिया की जब बात आती है तो आप बैक्टीरिया के, मेनली बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया डिजीज कॉज होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी। क्या नाम है उसका, डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया होती है जिसके द्वारा निमोनिया डिजीज कॉज होती है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट लंग्स का इन्फेक्ट होता है, तो लंग्स का कौन सा पार्ट इन्फेक्ट होगा, एल्वियोलाई, यानी निमोनिया में एल्वियोलाई इन्फेक्ट होता है। प्लूरा क्या है, प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ द लंग्स को प्लूरा कहेंगे, और उस कवरिंग के बीच में कैविटी पाई जाएगी तो दैट इज नोन एज प्लूरल कैविटी कहलाएगी। और बाकी लोअर लोब, अपर लोब, तो ये आप लीवर जब आप पढ़ते हैं, सॉरी लंग्स जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो लंग्स आपके दो पार्ट्स में बटे होते हैं। तो यहाँ पे एक राइट पार्ट हो गया, एक लेफ्ट पार्ट हो गया, तो यहीं पे क्या होगा, हार्ट सिचुएटेड होगा। ठीक है, और ये 3 पार्ट में बटा होगा, ये 2 पार्ट में बटा होगा। इसको अपर लोब, ये लोअर लोब, ये अपर लोब, ये मिडिल लोब, ये लोअर लोब। तो ये तो राइट वाला 3 लोब में बटा होगा, लेफ्ट वाला क्या होगा, 2 लोब में बटा होगा। ठीक है, तो ये लोब से बात है, लोब से कोई मतलब नहीं था, बस आपको बताना है कि लंग्स में कौन सा पार्ट लंग्स का इन्फेक्टेड होगा निमोनिया डिजीज में, एल्वियोलाई इन्फेक्टेड होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जब आपका आता है तो यहाँ पे 13 की जब बात आती है तो द कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ टाइफाइड फीवर इज कॉल्ड, यानी टाइफाइड फीवर को हम कंफर्म करने के लिए वहाँ पे कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए आपको सिंपल सा बताना है कि विडाल टेस्ट क्या होगा, कि विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के फीवर को यानी कंफर्म करने के लिए कि टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट कराया जाता है। क्लियर हो गया। बाकी और भी टेस्ट आपको लिखे हुए गए हैं, तो जैसे आपका क्या है, मोन्टॉक्स टेस्ट। तो जो मोन्टॉक्स टेस्ट तो होता है तो उसमें क्या होता है कि ये स्पेशली क्या होते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस को, यानी अगर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे ये क्या होता है, मोन्टॉक्स टेस्ट कराया जाता है। और जो VDRL टेस्ट होता है तो यहाँ पे एक डिजीज होती है सिफिलिस डिजीज, तो जो सिफिलिस डिजीज होती है उसको टेस्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि सिफिलिस डिजीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो VDRL टेस्ट कराया जाता है। और वहाँ पे सिक टेस्ट जो डिजीज ये है, ये किसके लिए है, तो जब डिप्थीरिया के लिए, किसके लिए है, डिप्थीरिया के लिए, यानी जो डिप्थीरिया डिजीज होती है उसके टेस्ट के लिए ये कराया जाता है। क्लियर हो गया। तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया सी। बट मोन्टॉक्स टेस्ट किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, VDRL टेस्ट सिफिलिस के लिए है, और सिक टेस्ट जो है आपको डिप्थीरिया के लिए होता है। क्लियर हो गया। फिर अगला क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक क्या होता है, यानी ब्लड बैंक मीन्स जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमन बॉडी में तो जो ब्लड बैंक होता है दैट इज नोन एज स्प्लीन।
तो स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, साथ ही साथ ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स आरबीसी की जब डेथ होती है तो जिसको हिंदी में आप कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, तो दैट इज स्प्लीन है, और ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है। लीवर भी ब्लड बैंक का काम करता है, किस टाइम पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। किस टाइम पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये क्या करता है? लीवर यानी ब्लड का फॉर्मेशन करता है, यानी ब्लड फॉर्मेशन लीवर कब करेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर के थ्रू ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। हार्ट का काम ब्लड को पंप करना। लीवर का काम भी क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, साथ ही साथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है। लेकिन ह्यूमन में वहाँ पे ब्लड बैंक स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। इसको ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द क्लासिकल टाइफाइड केस इन मेडिसिन इज रिलेटेड विद। तो जो क्लासिकल टाइफाइड केस है, यानी टाइफाइड का जो केस है वो मेडिसिन के फील्ड में वो रिलेटेड किससे था? तो आपको पता होगा, जब आपने अपनी बुक को स्टडी किया होगा तो उसमें बताया गया कि टाइफाइड मैरी के नाम से ये फेमस हुआ था। तो ये टाइफाइड मैरी नाम की जो लेडीज थी वो क्या थी? कुक थी। कुक का मतलब क्या था कि वो रसोइयाँ यानी भोजन बनाने का काम करती थी और बना करके लोगों को खिलाती थी, ठीक है। और ये क्या थे कि ये सफ़र कर रही थी डिजीज से, दैट टाइफाइड डिजीज, और जितने लोगों को ये खाना खिलाती थी वो सब क्या हो जाते थे? संक्रमित हो जाते थे। तो बाद में जब उसके रीजन्स जाना गया, कारण जाना गया कि डिजीज फैल कैसे रहा है, तो बाद में पता चला कि उस लेडीज के द्वारा फैल रहा है जिसका नाम मैरी है, टाइफाइड मैरी, और उसी कारण डिजीज स्प्रेड कर रहा है, तो उसी से ये फेमस हो गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करा के द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड फीवर। तो जो टाइफाइड फीवर होता है उसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके साइन क्या होते हैं? तो टाइफाइड में क्या होता है? हाई फीवर्स, यानी पहला कैरेक्टर सही है, टाइफाइड के केस में हाई फीवर होगा। दूसरा क्या होगा? स्टमक पेन। स्टमक पेन का मतलब पेन में दर्द भी होगा, मरोड़ टाइप का होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसके केस में भूख भी नहीं लगती है, यानी भूख का लगना बंद हो जाता है। तो सभी आंसर सही है। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन ब्लड लार्जेस्ट कार्पसेल्स आर, यानी ब्लड में लार्जेस्ट कार्पसेल्स कितनी कौन सी हैं? तो लार्जेस्ट कार्पसेल्स की जब बात आती है तो लार्जेस्ट कार्पसेल्स क्या होती हैं? मोनोसाइट्स होती हैं। मोनोसाइट क्या होती हैं? लार्जेस्ट कार्पसेल्स होती हैं, जिनकी साइज अगर हम लोग देखते हैं तो 10 to 12 माइक्रोन होती है। बट आरबीसी की जब साइज आप देखते हैं तो 7 to 8 माइक्रोन आरबीसी की साइज पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या होगा कि और बाकी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं स्मॉलेस्ट होती हैं, जो फिल्टर हो जाती हैं आरबीसी साइज, मतलब आरबीसी से भी साइज में वो छोटी होती हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट कार्पसेल्स होती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन, द कॉमन बैक्टीरियल डिजीज इन मैन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सभी बैक्टीरियल डिजीज हैं, केवल एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वो कौन सा है? तो आपको पता है कि मीसेल्स जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ये कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज है। कौन सा डिजीज है? वायरस डिजीज है। और उस वायरल डिजीज किसके द्वारा होता है? रूबियोला वायरस होता है, यानी रूबोला वायरस होता है, उसके द्वारा मीसल्स वहाँ पे पाया जाता है, जिसको आप खसरा कहते हैं, वो वायरस के द्वारा होता है। बाकी डायसेंट्री है, तो डायसेंट्री डिजीज स्पेशली आप पढ़ते होंगे तो किसके द्वारा होता है? अमीबा, ठीक है, के द्वारा होगा डायसेंट्री डिजीज, ठीक है। और प्लेग आपने पढ़ा होगा, किसके द्वारा होगा? अर्सीनिया। किसके द्वारा? अर्सीनिया नामक बैक्टीरिया होती है, उस अर्सीनिया नामक बैक्टीरिया से
पूरा नाम अर्सेनिया पेस्टिस आप कहते हैं, जिसके द्वारा वहाँ पे प्लेग डिजीज होता है। और डिप्थीरिया डिजीज है तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोरिनेबैक्टीरियम। क्या नाम है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या नाम है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसके द्वारा, ये भी बैक्टीरिया। और डायसेंट्री में जब आप पढ़ते हैं तो अमीबा के भी द्वारा होता है डायसेंट्री, और साथ ही साथ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उस बैक्टीरिया का जो नाम आप पढ़ते हैं तो अमीबा भी काज करेगा, बैक्टीरिया के भी द्वारा होगा। तो साइजेला नामक बैक्टीरिया होती है। कौन सी बैक्टीरिया? साइजेला नामक बैक्टीरिया होती है। साइजेला डायसेंट्री बैक्टीरिया का नाम क्या है? साइजेला डायसेंट्री आप बैक्टीरिया का नाम पढ़ते होंगे, जिसके द्वारा डायसेंट्री डिजीज होती है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अमीबा का कोई रोल नहीं है, तो आप बैक्टीरिया बता लेंगे। साइजेला डायसेंट्री, डिप्थीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, प्लेग अर्सेनिया पेस्ट्रिस के द्वारा होगा। ठीक है, तो ओनली केवल आपका मिसेल्स जो है वो वायरल डिजीज है। यानी कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज है। उस वायरस का नाम क्या है? रूबियोला। तो राइट आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है? इन ल्यूकेमिया, यानी ल्यूकेमिया में क्या होता है? तो ल्यूकेमिया क्या होती है? टाइप ऑफ कैंसर है, और दैट इज नोन एज ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या होती है? ये ब्लड कैंसर होती है, यानी ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। और जो ब्लड कैंसर होता है तो उस ब्लड कैंसर में क्या होता है कि WBC की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, यानी नंबर ऑफ WBC क्या होती है? इंक्रीज कर जाती हैं। तो यानी WBC इंक्रीज हो जाएगा। तो जब WBC इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। यानी ब्लड कैंसर में WBC की संख्या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को जब हम लोग देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन नंबर 20? तो क्वेश्चन नंबर जब 20 को देखते हैं तो द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, यानी जब कॉमन कोल्ड होता है तो उस कॉमन कोल्ड के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, क्या साइंस हैं, तो आप उसको हम देखते हैं कि क्या साइन और सिम्टम्स दोनों हम लोग देखते हैं। तो सोर थ्रोट, यस, जब वहाँ पे कॉमन कोल्ड होगा तो सोर थ्रोट होगा। ठीक है, तो सोर थ्रोट का मतलब गले में क्या होते हैं कि वहाँ पे छाले जैसे पड़ जाते हैं। ठीक, तो दैट इज सोर थ्रोट होगा। कफ का भी फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, कॉमन कोल्ड में हेडेक, सर दर्द भी करता है, यानी हेडेक होता है, सर दर्द होता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द ह्यूमन हार्मोन मेलेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द ह्यूमन हार्मोन मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड, मतलब मेलेटोनिन हार्मोन किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है? तो मेलेटोनिन हार्मोन जब आप पढ़ते हैं तो पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। किसके द्वारा सिक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। तो ये जो क्या होता है, जो 24 आवर्स का हमारी रिदम साइकिल होती है, तो ये पीनियल बॉडी यानी मेलेटोनिन हार्मोन्स के द्वारा वहाँ पे कंप्लीट होता रहता है। बाकी जो हार्मोन्स है, ये जो थायराइड है, ठीक है, तो थायराइड आप पढ़ते होंगे, तो थायराइड से क्या निकलता है? तो थायराइड से आपने पढ़ा होगा थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। अब एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं। एक आपके क्या होते हैं? कॉर्टेक्स होते हैं। एक क्या होता है? मेडुला होता है। क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। तो मेडुला से क्या निकलता है? एपिनेफ्रिन निकलता है। क्या निकलता है? एपिनेफ्रिन। क्या निकलेगा? एपिनेफ्रिन एंड नार एपिनेफ्रिन। क्या निकलेगा? एपिनेफ्रिन एंड नार एपिनेफ्रिन किसके द्वारा निकलेगा? एड्रिनल से, मेडुला पार्ट से। और कॉर्टेक्स जो रीजन्स हैं, ठीक है, तो उससे क्या निकलता है? कॉर्टेक्स रीजन से आप पढ़े होंगे मिनरलोकार्टिकॉइड्स। क्या निकलेगा? मिनरलोकार्टिकॉइड्स। क्या निकलता है? मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। क्या निकलते हैं? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। और
सेक्स हार्मोन। क्या निकलेगा? सेक्स हार्मोन। तो कॉर्टेक्स रीजन से 3 हार्मोन निकलेंगे, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन, मिडुलर रीजन से एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन निकलता है, ठीक है। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इससे 2 हार्मोन निकलेंगे जो वर्क करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे। एक क्या होता है कि रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, एक क्या होगा रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे, और दूसरा क्या होगा इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब 2 हार्मोन से सिक्रीट होता है, ये क्या करेंगे, या तो इनहिबिट करेंगे या तो स्टिमुलेटिंग करेंगे, यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कह सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं उसको 2 होस्ट चाहिए। एक आपको क्या हो गया मॉस्किटो, और दूसरा जो होस्ट होगा वो दैट इज ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन और मॉस्किटो में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, दैट इज 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो 22 का राइट आंसर सी। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं 23 का जब क्वेश्चन देते हैं व्हिच स्पीसीज ऑफ मलेरिया इज मोस्ट सीरियस वन। तो जब बात आती है मलेरिया में सबसे सीरियस कौन सा डिजीज होते हैं, तो 2, यानी सबसे ज्यादा सीरियस होगी फाल्सीपैरम होगी फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे वाइवेक्स यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। यही 2 जो डिजीज होती हैं ये क्या होती है मोस्ट सीरियस मलेरियल डिजीज होती हैं। लेकिन इसका राइट आंसर अब क्या होगा, तो सबसे ज्यादा मोस्ट सीरियस की जब बात आती है तो फाल्सीपैरम होगा, और उसके बाद तब वाइवेक्स आता है। क्लियर हो गया? बाकी आपने पढ़ा होगा मलेरियल जो होते हैं तो प्लाज्मोडियम डिजीज है जिसके 4 पैथोजेंस होते हैं। कौन कौन से हैं? एक प्लाज्मोडियम मलेरी है, एक प्लाज्मोडियम ओवेली है, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, एक प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है। तो सबसे ज्यादा इसमें से अगर सीरियस की कोई बात आती है तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरस। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। मतलब ऐसा कौन सा इसमें है कि जो इन्फेक्टियस डिजीज से और फॉरेन इन्वेडर मतलब कोई बाहरी पदार्थ जब हमारे शरीर में इंटर करता है तो उससे बचाती हैं, इन्फेक्टियस डिजीज से बचाने का काम करती हैं। तो वो कौन सा ऐसा है? तो आप जब पढ़ते हैं तो रेड ब्लड सेल्स हमको बचाने का काम नहीं करती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से इसका भी इम्यून सिस्टम में रोल नहीं है, गोल्जी एपरेटस ये भी यहाँ पे रोल नहीं है। तो ल्यूकोसाइट यानी ल्यूकोसाइट ही आपका क्या होती है WBC होती हैं। तो जो WBC होती हैं वो क्या करती हैं इन्फेक्टियस डिजीज से और फॉरेन सब्सटेंसेस या मटेरियल से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर हो गया? तो WBC के कई फंक्शंस हैं। WBC आप पढ़ते होंगे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, यानी कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो उसको ये वहाँ पे फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, एंटीबॉडीज के द्वारा डिस्ट्रॉय करती हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड बाय। तो प्रोथ्राम्बिन किसके द्वारा रिलीज होता है? तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट होता है लीवर। तो लीवर क्या करता है सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, वो निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सिंथेसाइज करता है वहाँ पे प्रोथ्राम्बिन का। किसका निर्माण करता है? प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करता है। अब ये जो प्रोथ्राम्बिन है वो कहाँ पे आ जाता है? रिलीज हो करके वो कहाँ पहुँच जाता है? इन प्लाज्मा, रिलीज इन प्लाज्मा में आ जाता है। और प्लाज्मा में आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या करता है? एक्ट एज एंजाइम, एंजाइम की तरह ये काम करता है। और जब एंजाइम की तरह ये काम करता है तो थ्रोम्बिन करता क्या है कि फाइब्रिनोजन को क्या करता है? फाइब्रिनोजन जो क्या होती है सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? फाइब्रिन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है और जो हेल्प करती है ब्लड को क्लॉटिंग में। तो किस में हेल्प करती हैं? तो यही जो फाइब्रिन्स हैं ये ब्लड के क्लॉट में हेल्प करेगी। प्रोथ्राम्बिन भी क्या करेगा? ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
26 क्वेश्चन आपके सामने है। तो 26 क्वेश्चन जब आपके सामने हैं तो वहां पे क्या होगा, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोराइड आयन, मैग्नीज आयन, ठीक है, कार्बोनेट आयन लाइट के प्रेजेंस में वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। किसमें ब्रेक होते हैं, ऑक्सीजन बना लेते हैं, H+ बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज एंड क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन और मैग्नीज के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस का मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर का अगर ब्रेक डाउन होगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, फोटोलिसिस कहलाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड होती है, तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस कहाँ से रिलीज होगी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होता है तो उसी से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 27 है तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन 27, सेरिकल्चर इज एसोसिएटेड विद द, तो सेरिकल्चर जो होती है एसोसिएटेड होती है कि यानी रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्क वर्क मतलब रेशम पालन आप पढ़ते हैं कि यानी जब रेशम का हम क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं, तो दैट इज नोन एज सेरिकल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 आपके सामने है। तो 28 जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होगा 28 का राइट आंसर। तो 28 में क्या, द ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट, यानी ECG को हम यूज करते हैं किसको डिटेक्ट करने में, किसको पहचान करने में। तो ECG जो होता है वहाँ पे यूज किया जाता है हार्ट की साउंड को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो हमारा सिस्टोल है, डायस्टोल है, या आप कह सकते हैं एट्रियम या वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक कंडीशन है, सिस्टोलिक कंडीशन है, ये सब नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या इसमें कोई एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हुआ होगा, तो उसी सबको डिटेक्ट करने के लिए हम ECG का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। टू मेजर ब्लड प्रेशर, नहीं, ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं किया था। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है, तो आप जब पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए तो वहाँ पे क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर्स होता है, जिसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रोस्क्लेरोसिस आपने पढ़ा होगा, यानी यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट, यानी क्या हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ फैट, यानी फैट का जब डिपोजिशन होगा कहाँ पे, इन आर्टरीज, यानी आर्टरीज में जब वहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्क्लेरोसिस कहलाता है। उसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, ठीक है। तो क्वेश्चन 29 को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 29, तो यहाँ पे लॉक एंड की प्रिंसिपल वर्क्स ऑन, यानी जो लॉक एंड की मॉडल्स आपने पढ़ा होगा यह किससे रिलेटेड है। तो लॉक एंड जो की मॉडल है, जैसे आपको बता देते हैं, तो लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, एमिल फिशर नामक साइंटिस्ट थे, तो जिन्होंने लॉक एंड की मॉडल दिया था। और किसके लिए दिया था, फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द इंजाइम, यानी इंजाइम की मैकेनिज्म के लिए लॉक एंड की मॉडल दिया गया था। क्लियर हो गया। और एक मॉडल और आपने पढ़ते होंगे तो उसको भी आप जानिए, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्या होता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यह मॉडल किसके लिए था, यह भी इंजाइम के लिए ही था, यह भी मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और इसको किसने दिया था, डी कोसलैंड नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था। क्लियर हो गया। क्लियर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
30 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कि डायबिटीज इंसिपिडस अंडर कंट्रोल ऑफ, यानी जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो किसके कारण होती है। तो डायबिटीज इंसिपिडस जब हम लोग पढ़ते हैं तो एडीएच हार्मोन, किसके कारण, एडीएच हार्मोन के कारण, यानी डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज पाया जाता है। क्लियर हो गया। और बाकी एल्डोस्टेरॉन जब आप पढ़ते हैं तो किसके द्वारा निकलता है, यह आपको अदर ग्लैंड से निकलेगा, यानी एडीएच जो निकलेगा ये आपको किससे निकलेगा, पोस्टीरियर, किससे निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, किससे निकलेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किससे सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। क्लियर हो गया। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एडिनल ग्लैंड्स पे काम करता है। और बचा आपका एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं जो एल्डोस्टेरॉन्स होते हैं तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, रेगुलेट करते हैं। क्या रेगुलेट करेगा, रेगुलेट वाटर एंड साल्ट। ये क्या करता है, वाटर और साल्ट का रेगुलेशन करता है। एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और इसी के कमी से कौन सा डिजीज होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। बाकी टीएसएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होगा जो वहाँ पे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और एसीटीएच एडिनल कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एडिनल ग्लैंड से सिक्रीट होगा और ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा और वहां पे एडिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो आप सबके लिए ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सब इसको देख लेंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ एमएनएस एग्जामिनेशन। बेटा हम लोग आज एमएनएस के केमिस्ट्री पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि हमारे लास्ट ईयर हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए आइए हम लोग बेटा सबसे पहले डील करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है कि विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन। ठीक, तो हमारे बच्चे समझेंगे कि बेटा एक्चुअली आप जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस हुआ करती हैं। ठीक है, जैसे बेटा हमारे पास होती है NOT गैस। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है NO2 गैस एटमॉस्फेयर में, जैसे हमारे पास बेटा होता है SO3 गैस। तो डिफरेंट टाइप की गैसेस हुआ करती हैं। ठीक, लेकिन अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात करेंगे तो आपके बेटा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में SO3 गैस होती है। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। ओके, तो आपके एटमॉस्फेयर में जब इतनी गैसेस होती हैं और जैसे ही बेटा भगवान के द्वारा पानी बरसाया जाता है, मीन्स वाटर आता है, तो वाटर इसी का साथ कांटेक्ट होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है डियर H2SO4। ठीक है, तो वाटर आया एटमॉस्फेयर में, SO3 गैस हुआ, आपस में कंबाइंड हुआ तो किसका फॉर्मेशन करेगा, H2SO4 का। ठीक है, तो अगर बात करें कि कौन सा एसिड रेन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, एसिड रेन के अंदर, तो आपका बेटे जो आंसर होता है वो कौन सा होगा, H2SO4, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में SO3 गैस ही प्रेजेंट हुआ करती है। तो पहला क्वेश्चन आपका था जिसका आंसर आया बेटा H2SO4। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा बेटा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे बच्चे जानते हैं कि आइसो का मतलब होता है डियर सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नंबर। मींस ऐसे दो या दो से ज्यादा स्पीसीज
जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, ऐसे को डियर हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? तो आइए आपको देखना है कि किस पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम आ रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, पॉजिटिव चार्ज लग गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। तो बेटा 19 - 1 करोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 18 इलेक्ट्रॉन की। सोडियम की बात करोगे डियर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एक पॉजिटिव लगने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्केप कर गया होगा, -1 करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 10 निकल के आएगी। मतलब आप देख पा रहे हो कि सोडियम और पोटेशियम स्पीसीज में, इस पेयर में दोनों का इलेक्ट्रॉन नंबर सेम नहीं आ रहा है, एक का 10 आ रहा है, दूसरे का 18 आ रहा है, मतलब ये पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक को फॉलो नहीं करेगी। am I right? चल दूसरा देखिए, दूसरा है बेटा फ्लोरीन। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा आपके पास है फ्लोराइड आयन। आप जानते हो डियर, न्यूट्रल स्टेट में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। न्यूट्रल स्टेट का मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, बट अगर माइनस चार्ज लगा है तो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया होगा? 10 हुआ गया होगा। ओके, बात करेंगे सोडियम की। इसका पेयर कौन है? सोडियम। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर बेटा इसका क्या है? 11 है। ठीक, तो एक पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है। पॉजिटिव का मतलब हमारे बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर गया होगा? स्केप कर गया होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो गया। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि दोनों स्पीसीज के पास सेम नंबर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। मींस बेटा ये दोनों मेंबर अपने आप में आइसो इलेक्ट्रॉनिक को फील कराएंगे। ठीक है, जब आपका आंसर मिल गया तो बकाये को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो भाई तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रिलेटेड टू विच ब्लॉक। तो हमारे बच्चे पहले एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिए, तब आपको सारी कहानी फील हो जाएगी, सारी कहानी मालूम चल जाएगी। ओके, तो आप जानते हो डियर कि किसी भी एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हुआ करता है जिसका नाम होते हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर? और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट या सेल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। क्लियर? तो एन की वैल्यू अगर यहां पर देखोगे 1 2 3 4, क्या बोलेंगे डियर? 1 2 3 4। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है बेटा, आउटर मोस्ट जो सेल हुआ करता है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं डियर? वैलेंस सेल। याद रखना, सबसे आउटर मोस्ट शेल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, जिसको बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो अगर किसी एटम के लिए आपका वैलेंस सेल एन हो गया तो एन माइनस उसके जस्ट पहले वाला मींस n-1 वाले को बेटा हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 4 है तो n-1 को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल के अंदर बेटा दो टाइप की सबसेल होंगी, एक होगी s और दूसरी होगी p। मींस अगर वैलेंस सेल आपका 4th है तो इसके अंदर बेटा s भी होगा और इसी के अंदर क्या होगा? p हुआ करेगा। ठीक है, एक नंबर कम मींस n-1 को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसके अंतर्गत कौन सा मेंबर आता है? s सबसेल, सॉरी d सबसेल। कौन आता है बेटा? d सबसेल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, अब ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर मींस अगर ये सेल आपकी n-1 है डियर, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके जस्ट पहले वाली n-2 होगी। मतलब ट्रांजिशन के अंदर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर। क्या बोलते हैं बेटा? इनर। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वाली सेल को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा हमेशा एफ सबसेल को या एफ ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो आप फिर समझिए, आउटर मोस्ट कौन सी होती है? वैलेंस सेल s और p बताता है, उसके जस्ट पहले वाला ट्रांजिशन एलिमेंट d सबसेल बताता है या d ब्लॉक को बताता है, और उसके अंदर वाली
मीन्स n-2 को f सबसेल या f ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर होगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रिलेटेड विथ किससे होगा बेटा, f ब्लॉक से होगा, क्योंकि इनर ट्रांजिशन का मतलब n-1 मतलब d, तो उसके अंदर वाला जो होगा n-2 मतलब f। तो यहाँ पर जो ब्लॉक होगा डियर वो कौन सा हो जाएगा, f ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ अगला है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आयनिक कंपाउंड डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन। आप जानते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमें कहीं ना कहीं आयन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है बेटा, आयन की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स अगर सोडियम और क्लोराइड है तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती जब तक आप इसे इसके फ्री आयन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कराओगे। फ्री आयन का मतलब होता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन जब तक आप क्लोरीन तक नहीं पहुंचाओगे तब तक बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पा, तब तक यहाँ पर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। फ्यूजन के स्टेट में नहीं हो सकता है, सोल्यूशन के स्टेट में नहीं हो सकता है, सॉरी फ्यूजन के स्टेट में हो सकता है क्योंकि फ्यूजन के केस में भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सोल्यूशन में भी करेगा, अपने आयन में डिसोसिएट होगा। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि आप जानते हो कि सॉलिड के केस में इलेक्ट्रॉन हाईली अट्रैक्शन से हाईली बॉन्डेड होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बेटा जनरेट नहीं हो सकती है। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा बेटा, सी होगा, सॉलिड स्टेट। क्लियर। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है द गैस, एक्चुअली बेटा यहाँ पर लिखा है CCl2F2, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप जानते हो कि आपके घरों में जो एसी लगा होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। तो क्वेश्चन आपका है कि द गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वाइडली यूज्ड इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर ETC बिकॉज, ये 6 नहीं बेटा, क्या लिखा है, बिकॉज। रीजन क्या होता है कि जो CCl2F2 होता है ये बेटा हाईली इन नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब इसके अंदर कोई रिएक्शन होने की कैपेसिटी होती ही नहीं है। जब कैपेसिटी नहीं होगी तो ये इजीली वर्क करेगा और अपने काम को इजीली करता जाएगा। इसलिए बेटा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नॉन रिएक्टिव। इनफ्लेमेबल होता तो जो हमें कूल्ड फील होता वो बेटा हमें हॉट फील होना शुरू हो जाता। ओके, अगर हाईली रिएक्टिव होता तो रिएक्टिव होने की वजह से कुछ अदर गैसेस निकलना स्टार्ट कर देती, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नॉन रिएक्टिव हुआ करती है। ओके चलो भाई अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने जो दिया गया है वो क्या है, कह रहा है द एलिमेंट, कोई एलिमेंट का नाम है, हम ले लेते हैं कोई भी x, ठीक, जिसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर बताया जा रहा है 12, ठीक, और उसका a, ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं बेटा अगर हमारे पास कोई एटम है तो एटम को रिप्रेजेंट कराने के लिए z एक टर्म लिखते हैं जिसका नाम होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं बेटा a को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक वेट हुआ करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन 12, एटॉमिक नंबर 29, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आप जानते हो बेटा कि जो एटॉमिक वेट बनता है वो प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर के समेशन से बना हुआ करता है, ठीक है। अगर किसी एटम का एटॉमिक वेट जो डिसाइड होता है वो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन पर बेस्ड हुआ करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अच्छा अगर किसी का एटॉमिक नंबर डिसाइड करना होता है तो बेटा वो कौन बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, ठीक है। अब आप जानते हो कि जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल के केस में डियर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। मींस आपके इस x एटम के अंदर अगर 12 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन भी क्या होगा बेटा, 12 होगा, मतलब कहीं ना कहीं बेटा इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 12 होगा, ठीक।
यहां से आप देख सकते हो कि A इक्वल टू होता है P प्लस N0, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बेटा अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन का नंबर N निकालना होगा तो A माइनस कहेंगे प्रोटॉन। A का मतलब क्या हो गया बेटा, एटॉमिक वेट। समझ गए होंगे कि एटॉमिक वेट आपका यहाँ पर 29 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा दिया गया है 12। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया डियर, 19 आ गया। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, 17। कितना हो गया, 17 हम लोगों ने देख लिया। आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गैस दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो प्योर वाटर हुआ करता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है, लेकिन बेटा जब हम उसके अंदर मान लो सपोज दैट बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके पास वाटर है, तो वाटर क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डियर वो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है जब ये प्योर फॉर्म में होता है। ओके, जब बेटा आप इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, ठीक है, क्या डाल देते हैं, इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, तो इम्प्योरिटीज आने की वजह से अब जब इसको जो आप हीट करोगे तो वो हीट जो एनर्जी आप दे रहे हो उसकी कुछ एनर्जी इम्प्योरिटी खा जाएगी। ठीक, बकाया जो एनर्जी मिलेगी वो वाटर पाएगा, तो बकाया में तो काम होगा नहीं, क्योंकि वाटर जो होता है वो पूरा का पूरा 100 लेना चाहता है। मतलब अब आपको 100 से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये कुछ इसका 100 इसका ये यूज कर ले, बकाया इम्प्योरिटी यूज कर ले। मतलब कहने का यहाँ पर ये है, मतलब यहाँ बेटा कहने का है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब उसके अंदर हम लोग इम्प्योरिटीज डाल देते हैं तो उसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रीजन क्या होती है कि इम्प्योरिटी ऐड कराने से हमें अब और ज़्यादा उसे हीट कराना पड़ेगा, मीन्स उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब उसे और ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डियर इंक्रीज। ठीक है, चलो आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपके सामने क्या दिया गया है कि द कंपाउंड, इसको मैं हटा देता हूं, द कंपाउंड ऑफ मेटल, क्वेश्चन है द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड। मतलब बेटा देखिए एक चीज समझिएगा, होता क्या है, कई टर्म दिए गए हैं, तो जैसे कि जो मटेरियल जो मेटल हमको नेचर से मिलता है, जैसे आप क्या हो गए, जा रहे थे रास्ते में आपको 100 रुपए गिरा मिल गया, आपकी नज़र पड़ी भाई 100 रुपए गिरा हुआ है, आपने क्या किया, उस 100 रुपए को उठा लिया। मतलब डायरेक्ट आपको नेचर से, धरती माँ से आपको 100 रुपए मिल गया। ठीक है, तो जब आप डायरेक्ट उसको 100 रुपए आपने लिया तो बेटा वही आपका क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर कॉल्ड मिनरल। ठीक, अब देखो, अब आप क्या करो, जैसे आपने गंदगी 100 रुपये उठाया, उसमें थोड़ी सी गंदगी लगी होगी, क्या लगी होगी, गंदगी लगी होगी, तो बेटा जो गंदगी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैग बोला करते हैं। और मतलब अब पता लगा कि 100 जो आपने मिला था वो नोट थोड़ा सा फटा हुआ था, आप दुकान पे गए, दुकान वालों ने कहा भाई आपको मैं इसका 70 रुपये दूंगा, तो 100 में जो 70 रुपये मिला बेटा आपका वो कौन सा होता है, बेनिफिशियल ओर्स होता है। इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, मिनरल हुआ करता है। मीन्स आपने डायरेक्ट 100 रुपये नेचर से पाया, धरती माँ से पाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान समझिए, कह रहा है कि इन विच हाइड्रोकार्बन ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुली ऑक्यूपाइड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे बच्चे जानते हैं कि हमारे पास 3 कैटेगरी होती है। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा नेम में गलती हो गई है, आप क्लियर कर लीजिएगा, 1 मिनट। चलो, इसका मतलब है एल्केन। ठीक, चलो आप जानते हो डियर कि एल्केन का जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप में बेटा सिंगल बॉन्ड का होता है। क्लियर, एल्कीन का बेटा जो कैरेक्टर होता है वो डबल बॉन्ड का होता है, और एल्काइन का जो कैरेक्टर होता है
वो ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ठीक, आप जानते हो कि कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाता है, तो बेटा 4 बॉन्ड बनाने का मतलब हो गया कि उसकी चारों वैलेंसी क्या होगी, एक्यूपाइड होगी और सिंगल बनाएगा। अगर कार्बन चारों बॉन्ड सिंगल बनाएगा तब वो कहां पर कैटेगरी बोली जाएगी, एल्केन की बोली जाएगी। ठीक है, अगर ये डबल बना दिया तो एल्कीन बोला जाएगा, ट्रिपल बना दिया तो एल्काइन बोला जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब किसकी बात कर रहा है डियर, एल्केन की बात कर रहा है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट। तो देखिए बेटा, आप 11th 12th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो भविष्य में पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो, अब पढ़ा है तो आप देखिए, अब क्या 11th चैप्टर में प्यूरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में साफ साफ पढ़ाया जाता है सेपरेट करने की टेक्निक। तो यहाँ पर देखिए जो कलर पिगमेंट है, ध्यान समझिएगा, जो कलर पिगमेंट है उसका नाम किससे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं क्रोमैटो। इसका मतलब बेटा जो क्रोम शब्द होता है, जो क्रोम शब्द होता है, क्रोम का मतलब ही होता है कलर। क्या मतलब होता है डियर, कलर हुआ करता है। और ग्राफिक का क्रोमैटो, तो क्रोम जो शब्द होता है बेटा उसका मतलब क्या होता है, कलर से। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि कलर पिगमेंट को सेपरेट करने में कौन सा यूज होगा, तो आप बोलोगे क्रोमैटोग्राफी। ओके, तो आज की क्लास में डियर हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। जय हिंद, वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। दोस्तों चलिए हम लोग आज अभ्यास और करेंगे और अपने डिफेंस के सपने को साकार करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए अगर हम लीप ईयर की बात करें, समय से रिलेटेड है, समय होता है। लुनार मंथ की बात करें, ठीक है, यानी चंद्रमा, इसे बहुत सारे बच्चे लुनार मंथ को समझ नहीं पाते हैं। लुनार मंथ का मतलब होता है एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक लगा समय, लगभग ये 29 दिन का आसपास होता है। ठीक है, उसी को लुनार मंथ भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हम तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बेटा तीसरा ऑप्शन दे रखा है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। और जैसा हमें पता है कि प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है बल्कि दूरी की इकाई है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा सी पार्ट, प्रकाश वर्ष। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। बेटा अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, तो कैंडेला किसकी इकाई है, ज्योति फ्लक्स की है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति प्रभाव की है, ल्यूमिनस इफेक्ट की, ज्योति दाब की है, ल्यूमिनस प्रेशर की, ज्योति तीव्रता की। इसे बात आप याद रखेंगे कि जो ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है, उसकी जो इकाई है वो कैंडेला होती है और इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, सीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट। अगर आपसे कोई इसकी परिभाषा की बात करे कि ज्योति तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, तो ज्योति तीव्रता की परिभाषा सीधी सी बात ये होती है कि जो दृश्य प्रकाश की किरणें पर यूनिट टाइम में पर यूनिट ठोस कोण यानी पर यूनिट सॉलिड एंगल से इतनी निकलती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, देखिए बेटा इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा, पूरी फिजिक्स में एक ऐसा टर्म है बेटा कि जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये अदिश राशि होती है। क्यों अदिश राशि होती है, किसके, इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, उसके बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके पीछे की वजह बेटा एक होती है क्योंकि ये वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है। कौन से वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है, r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये इस नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, तो इस नियम का ये पालन बिल्कुल भी नहीं करती है, तो जिस कारण से ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी मतलब सी पार्ट है। ठीक है, एक हमारी स्केलर क्वांटिटी मतलब बी पार्ट है, मतलब अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं बेटा। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सबको पता है विस्थापन एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या है कि स्थानांतरण चेंज इन पोजीशन है, कि वेलोसिटी है, कि अदिश राशि मतलब स्केलर है, कि बिना दिशा की एक दूरी है। देखिए इसे समझना बहुत आसान होता है कि अगर हम विस्थापन की बात करते हैं, जैसे आप ऐसे समझिए एक व्यक्ति है, वो ओ बिंदु से ए बिंदु तक गया, ओ बिंदु से ए बिंदु तक गया, तो जाहिर सी बात है मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो उसने अपने स्थान को परिवर्तित किया, उसने अपने स्थान को परिवर्तित किया। वो पहले ओ बिंदु पे था, अब वो कहाँ पर पहुँच गया, ए बिंदु पर पहुँच गया। ठीक है, अगर हम इसके विस्थापन की बात करेंगे, इसका विस्थापन क्या आएगा, 2 मीटर आएगा। और कौन सी दिशा में आएगा, ये हमारा कौन से अक्ष पे चल रहा है, धनात्मक एक्स एक्सिस पे चल रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे मतलब विस्थापन लिखेंगे तो 2i कैप लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गया, 2i कैप मीटर लिखेंगे। तो जो स्थान का परिवर्तन होता है यानी चेंज इन पोजीशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमारा आंसर ए पार्ट आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्राफ त्वरण निर्धारित करता है, कौन सा ग्राफ त्वरण निर्धारित करता है, उसके बीच की बात हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है वेग और समय के बीच ग्राफ का क्षेत्रफल, या वेग और समय के बीच की ग्राफ की प्रवणता। ठीक है, कि दूरी और समय के बीच का क्षेत्रफल, कि दूरी और समय के ग्राफ की प्रवणता। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी हमारे पास ग्राफ दिया जाता है, जब भी हमारा ग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है, तो हमेशा हम उसका क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब क्या निकालते हैं, एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, वही क्षेत्रफल हमें परिमाण देता है। यहाँ पर इस प्रश्न में त्वरण की बात हो रही, मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है कि अगर मुझे इस प्रश्न पे अगर बात करना है तो हमें त्वरण बराबर बेटा क्या पता होता है, ए बराबर होता है dv/dt। मान लीजिए कोई एक हमें ग्राफ दे रखा है, कोई भी एक ग्राफ अगर हमें दे रखा है, ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है। ठीक है, वेग और समय के बीच का ग्राफ है। मान लीजिए वेग और समय के बीच का ग्राफ मैंने ये बना दिया। ठीक है, नियत है, कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए dv/dt क्या हमें बताता है, dv/dt हमें प्रवणता बताता है। dv/dt क्या होता है बेटा, प्रवणता होता है। देखिए प्रवणता ही होगा, y v हमारा कौन से अक्ष पे, कौन से अक्ष पर है, y एक्सिस पे, t हमारा कौन से अक्ष पे, x अक्ष पर है। तो इसकी जो प्रवणता होगी वही हमारा क्या होगा, त्वरण कहलाता है। यही तो हमें बता रहा है, यही तो क्वेश्चन पूछा है, त्वरण क्या बताता है। त्वरण कौन बताएगा, कि हमारा वेग और समय के बीच का ग्राफ की प्रवणता ही हमारी क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग और समय के बीच के ग्राफ की प्रवणता ही त्वरण कहलाती है। और अगर वेग की बात करते तो v बराबर dx/dt, वो दूरी और समय के बीच के ग्राफ की प्रवणता v कहलाती। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो उस हिसाब से बेटा इसका आंसर हमारा जो होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक आयरन बॉल है, देखिए बेटा ध्यान से मैं लिखिंग कर दे रहा हूँ। हाँ, एक लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद जिनकी त्रिज्याएं, एक लोहे की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद है जिनकी त्रिज्याएं समान है और एक समान ऊंचाई से गिराई जाती हैं, तो पृथ्वी पहुंचने में लगा समय, तो पृथ्वी में पहुंचने में लगा समय। तो मान लीजिए आप किसी भी ऊंचाई से, ठीक है, अगर आप किसी भी ऊंचाई से आपने किसी भी बॉल को, किसी भी वस्तु को फेंका नीचे, ठीक है, मान लीजिए उसकी ऊंचाई हमारी h है, उसकी ऊंचाई क्या है, h है। अगर उसकी ऊंचाई h है, उसको वहां से आपने फेंक दिया है, तो बेटा एक बात समझिए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक गेंद है, आपने उसको छोड़ा, तो इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग है अभी क्या है, 0 है। अगर इसका प्रारंभिक वेग बेटा 0 है और अंतिम वेग कुछ होगा, तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। ये सूत्र आप जानते हैं, सारे बच्चे सूत्र जानते हैं, ठीक है। अगर अब सारे बच्चे सूत्र जानते हैं तो एक ध्यान से देखिए, सूत्र में कहीं पे भी द्रव्यमान नहीं आता है, इस पूरे सूत्र में कहीं पे भी द्रव्यमान नहीं आता है। तो हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि h समान ऊंचाई से गिराई जाती है तो पृथ्वी पे पहुंचने में लगा समय, हमें समय की बात करनी है। अगर हमें समय की बात करनी है तो आपने एक और सूत्र पढ़ा हुआ है बेटा, s बराबर ut प्लस हाफ AT² पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। और आपने एक और सूत्र पढ़ा हुआ है v बराबर u प्लस AT।
इन तीनों समीकरण को लिखने का मेरा एक मकसद ये है कि इन तीनों समीकरण में द्रव्यमान नहीं आ रहा है। अगर इन तीनों समीकरण में द्रव्यमान नहीं आ रहा, जिस बच्चे को सूत्र नहीं याद हो रहा, अगर उतना भी सोच सके कि हमने जितने सूत्र पढ़े तो उसमें किसी में भी द्रव्यमान नहीं आता, तो इसका वो आंसर दे सकता है। दोनों के लिए समय समान होगा, दोनों के लिए क्या होगा, समय समान होगा। इसका उत्तर सी पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बेटा अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। एक पर्सन स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट एक्सेलरेशन अपवर्ड। ठीक है, एक पर्सन है जो लिफ्ट में बैठा हुआ है और लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है। ठीक है, एक व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है, वो ऊपर की ओर त्वरित गति से जा रही है। तो व्यक्ति का भार क्या होगा, एक बात याद रखिएगा, अगर हम या आप अगर लिफ्ट पे बैठते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट पे बैठता है और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही होती है, तो जो वस्तु जो उस व्यक्ति का वास्तविक भार होता है, उसे लगता है कि उसका भार पहले से बढ़ गया है। जो उसका आभासी भार होगा वो अत्यधिक होगा वास्तविक भार से। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वास्तविक भार से अधिक होगा, जो उसका आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से अधिक होगा। अगर हम इसके उल्टा बात कर लें कि अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रही है तो जो वस्तु अपने व्यक्ति को अपने भार से हल्का महसूस होगा, कम महसूस होगा। क्यों महसूस होगा, क्योंकि जो उसका आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट होगा, मोर देन द एक्चुअल वेट। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हमें ये बताना है कि राशि G गुरुत्वीय त्वरण के स्थानीय मान G पर निर्भर करती है, कि राशि G पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होती है, कि राशि G का प्रयोग केवल तभी द्रव्यमानों में किया था जब दोनों द्रव्यमान पृथ्वी पर उपस्थित हुए। राशि G एक सर्वात्रिक नियतांक है। देखिए राशि G है क्या, ठीक है, जो कैपिटल G हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा 6.67 गुणे 10 की पावर -11 होती है। ठीक है, यही होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट होती है, ये नियत होती है, इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम इनर्शिया, तो एटम की सबसे ज़्यादा होती है, कि मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा होती है, कि 1 रुपये कॉइन की सबसे ज़्यादा होती है, कि क्रिकेट बॉल की सबसे ज़्यादा होती है। तो जो मैक्सिमम इनर्शिया होता है, मतलब इनर्शिया को हम लोग जड़त्व कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसमें पाया जाता है, एक क्रिकेट बॉल में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर लास्ट पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमसे अगली चीज़ पूछी गई, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये कथन है, ये किसका कथन है बेटा, कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये केपलर का द्वितीय नियम है। ये केपलर का क्या है बेटा, द्वितीय नियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।